नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे सीएम शिवराज के दिल्ली दौरे से। आज सीएम शिवराज दिल्ली में दोपहर तकरीबन 12:15 बजे 12:15 पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। इसमें सीएम शिवराज कोरोना को लेकर प्रदेश में अब तक की गई कोशिश, अब तक जो काम किया गया है उसकी जानकारी देंगे। इसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा करेंगे। तीसरी लहर से निपटने की कितनी तैयारी है और क्या तैयारी है, इसकी भी जानकारी देंगे। कोरोना और वैक्सीनेशन के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। दिल्ली से सहयोगी अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, क्या कुछ अपडेट पीएम सीएम मुलाकात का? देखिए ललित, आज मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात है और ये मुलाकात कैबिनेट की बैठक के बाद होगी। कैबिनेट की बैठक यहाँ पर करीब 11 बजे के आसपास शुरू होगी और जब वो मीटिंग खत्म हो जाती है, संभावना है कि 1 से 1.5 घंटे में ये मीटिंग खत्म होगी, तो उसके बाद का समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए है। तो जैसे ही मीटिंग खत्म होती है तो उसके बाद फिर प्रधानमंत्री के साथ शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात होगी और उसमें जो बताया जा रहा है कि कोरोना को लेकर वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे। तीसरी लहर की क्या तैयारियां हैं, दूसरी लहर में क्या क्या किया गया है और जो क्या कमियां रह गई थी, वो सब बातें वो उस पर करेंगी। साथ साथ जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं देश और राज्य की, उस पर भी चर्चा की जाएगी। ललित, उस पर भी चर्चा की जाएगी। अशरफ, क्या यह भी माना जाए कि अनौपचारिक चर्चाओं के दौरान इस बात का भी जिक्र निकलेगा कि कई बैठकों के दौर मध्य प्रदेश में चले हैं? इसके अलावा कई खबरें इस तरह की आई कि अब भारतीय रेल को नया ड्राइवर मिलने वाला है कैबिनेट के मार्फत। क्या इस पर भी अनौपचारिक बातचीत होगी? देखिए ललित, ये अटकलें हैं अलग अलग उसकी कि कौन आएगा, कैबिनेट विस्तार कब होगा, कैसे, किसको कौन सी जगह मिलेगी। तो हो सकता है कि इस पर भी चर्चा हो जाए कि किसको कहाँ जगह दी जाए, किसको क्या बनाया जाए। कई लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में लगातार एक कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि चुनाव भी होने वाले हैं, तो उसमें उत्तर प्रदेश और पंजाब से भी लोगों को कैबिनेट में जगह का देनी है, उनका प्रतिनिधित्व करना है। तो कहीं ना कहीं कुछ बदलाव होगा, तो उस बदलाव में संभावना है कि रेल का जो ड्राइवर है शायद वो भी बदला जाए। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए। और कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। सूबे के सभी कलेक्टरों को नई गाइडलाइन के पालन को लेकर निर्देश दे दिए गए हैं। शॉपिंग मॉल और जिम रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। जिम और फिटनेस सेंटर 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे। इसके अलावा जो स्टेडियम है वो भी अब ओपन हो जाएंगे, लेकिन खेल के दौरान दर्शक इसमें शामिल नहीं हो सकेंगे। सभी रेस्तरां और क्लब 50% कैपेसिटी के साथ रात 10 बजे तक खुलेंगे। होटल और लॉज भी खुल सकेंगे। शादियों में ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। सभी नगरीय इलाकों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, जबकि रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा। सिनेमाघर और स्विमिंग पूल अभी बंद रहेंगे। सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस 100% कर्मचारियों के साथ खुल सकेंगे। तो कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जिम एक बड़ी डिमांड थी लंबे अरसे से। जो जिम के मालिक हैं वो किसी तरह अपना खर्च, रोजी रोटी चला रहे हैं और जिम को लेकर लगातार ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि वो खुलने चाहिए। तो जिम अब ओपन हो गए हैं। और सहयोगी शरद आपको नजर आ रहे होंगे इस वक्त, वो सीधे जिम से आप तक जानकारी भी देंगे और वर्जिश होते हुए भी आप देख पाएंगे। लंबे अरसे बाद जो हेल्थ बनाने के शौकीन होते हैं उन्हें यह मौका मिला है और स्थितियां, आर्थिक स्थितियां भी दरअसल गड़बड़ा गई थी। शरद, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ अपडेट जिम को लेकर और बाकी लॉकडाउन अनलॉक को लेकर भी? बिल्कुल, देखिए ललित, आपने ठीक कहा। जो बात आप कह रहे थे कि जो जिम है उसका खुलने का इंतज़ार जो व्यायाम के शौकीन हैं, फिटनेस के शौकीन हैं, उन लोगों को इंतज़ार था। जो संचालित करते हैं उनको तो नुकसान हो ही रहा था, लेकिन जो लोग जाते थे उन्हें इंतजार था कि कब खुलेंगे, क्योंकि फिटनेस बहुत ज़्यादा
महत्वपूर्ण विषय है। मैं भी इस वक्त एक जिम में ही मौजूद हूं और थोड़ा सा व्यायाम करने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि मैं बता दूं कि मैं नियमित तौर पर जिम नहीं जाता हूं, लेकिन व्यायाम ज़रूर करता हूं जहां भी रहता हूं, घर पर या घर के पड़ोस में। लेकिन हम इस वक्त एक जिम में आए हैं और दरअसल आज से जिम ओपन हो रहे हैं, इसलिए ये दिखाना और ये बात करना ज़रूरी हो जाता है कि दरअसल व्यायाम की अहमियत कितनी है हमारे जीवन में। तो सबसे पहले खास बात ये भी है कि यहाँ कुछ जो लोग जिम कर रहे हैं उनमें कुछ जर्नलिस्ट भी हैं, मैं आपको बता दूं, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन इसके जो इंस्ट्रक्टर हैं उनसे हम पहले से बात करना चाहेंगे। अच्छा ये बताइए कि आज से जिम खोलने का फैसला किया गया है, क्या क्या एहतियात बरतने के लिए आप लोगों को ताकीद की गई है, और मैं ये और जानना चाहता हूँ कि आपको कितना नुकसान उठाना पड़ा है इस कोरोना के दौरान जिम बंद होने से? सर नुकसान तो बहुत ज़्यादा उठाना पड़ा है और काफ़ी टाइम से बंद है, 2 साल हो चुके हैं। लास्ट ईयर भी अपन ने किया था। प्रॉब्लम होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जा रही हैं। रेंट हमारे चालू ही हैं, बाकी देखते हैं इस बार क्या होता है। प्रिकॉशन तो पूरी तरीके से, लेकिन इस बार वैक्सीनेशन कंपलसरी है सर। विदाउट वैक्सीनेशन कोई एंट्री नहीं मिलेगी किसी को भी। और दूसरी बात यह है कि साफ सफाई का ध्यान हर जगह रखा ही जा रहा है। आप लोगों ने आपने मैंडेटरी किया है कि जो भी जिम आएगा वो अपना सर्टिफिकेट लेके ही आएगा, विदाउट सर्टिफिकेट उसे एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो ये एक अच्छी बात है कि वैक्सीनेशन को कंपलसरी किया गया है। यहाँ पर विकास हैं जो एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में संवाददाता भी हैं और मेरे मित्र भी हैं। विकास से यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं। विकास, क्या आप को लगता है कि ये जो लहा दौर पिछला, आप तो रिपोर्टिंग बराबर करते रहे, फिटनेस पर आपने कैसे की जिम नहीं खुल पा रहा था? सरकार ने बहुत देर कर दी, फाइनली देर आए दुरुस्त आए, जिम तो खोले गए। खुद को मतलब फिट रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिस तरीके की हम लोग की जॉब होती है, तो फिट रखने के लिए रोज़ वॉक, और चूंकि जिम में लगातार आ रहे थे तो कुछ डंबल्स खरीद रखे थे, घर पे एक्सरसाइज कर रहे थे अलग अलग तरीकों से। फाइनली बहुत खुशी हुई कि आज जिम खुल गई। बात है। अच्छा एक चीज़ और, मैं एक और ललित आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। एक हमारे अपने ही खुद के सहयोगी हैं दीपक, वो भी जो है अपनी फिटनेस को लेकर बहुत जागरूक रहते हैं और इनकी बॉडी और आप फिटनेस को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जिम के कितने शौकीन है। और आमतौर पर जब भी आप मुझे स्क्रीन पर देखते होते हैं तो उसके पीछे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं वो दीपक जैसे ही हमारे कैमरा सहयोगी हैं। तो दीपक, ये आपकी फिटनेस जारी है, ये जब लॉकडाउन था उस दौरान में आपने कैसे मेंटेन किया है? जी लॉकडाउन में तो मैं घर पे कर रहा था, कुछ वर्कआउट, घर के वर्कआउट बिल्कुल हो गए, स्किपिंग हो गई, इस तरह। लेकिन जिम खोलने का मैं काफ़ी दिनों से जी शरद जल्दी जिम खोले और मैं अपनी फिटनेस को बरकरार रखूँ, क्योंकि कोविड काल में पिछले 1-1.5 सालों से फील्ड में हमें जाना होता है, आपके साथ भी सबके साथ में, तो वहाँ पे अपने शरद फिट रखना बिल्कुल वक्त की थोड़ी कमी है, हालांकि वर्जिश करते देखना अपने आप में एक बड़ा सुखद एहसास है, सभी के लिए है, थोड़ा इंस्पिरेशन भी मिलती है। मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ शरद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जो तमाम लोग जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त भोपाल से बड़ी खबर है, शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना काल में बंद परिवहन सेवा पर बस ऑपरेटर्स को रियायत दी गई है। टैक्स जमा करने की जो मियाद है वो 3 महीने आगे बढ़ा दी गई है। कोरोना काल के कारण बस सेवा पूरे तरीके से बंद रही। अब जो बस ऑपरेटर हैं वो टैक्स माफी की मांग कर रहे हैं। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बयान आया है कि फिलहाल टैक्स माफी पर तो कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन टैक्स जमा करने की जो समय सीमा है वो 3 महीने आगे बढ़ा दी गई है। और खबर ग्वालियर से, पैसे वसूली करते पुलिस का एक और वीडियो वायरल हुआ है। रेत डंपर वाले से पैसे लेते हुए सिपाही कैमरे में कैद हुआ। जुआरियों से वसूली का वीडियो हमने पहले ही आपको दिखाया था। 24 घंटे के अंतराल, तकरीबन 24 घंटे के अंतराल में 2 मामले सामने आ गए हैं। सिपाहियों की वसूली का वीडियो वायरल, और एसपी ने इसके बाद जो डंपर, ये पुराना वीडियो है, ये डंपर वाला नया वीडियो, डंपर वाले से पैसे लेते हुए सिपाही नजर आया। ये दोनों सिपाही सस्पेंड कर दिए गए हैं। सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, तकरीबन 24 घंटे के अंतराल में 2 इस तरह के मामले सामने आ गए। सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जिस पुलिस की जो तैनाती कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए, लॉकडाउन का पालन कराने के लिए, साथ ही अन्य आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए होता है, लेकिन जब पुलिस वाले ही इस तरह की गतिविधियों को संरक्षण दे, न सिर्फ संरक्षण दे बल्कि वसूली करते हुए इन धंधों को बढ़ावा दे, तो समझा जा सकता है कि इस तरह के अवैध जो धंधे हैं वो रुक नहीं सकते। ग्वालियर के आंतरी थाना क्षेत्र के रविंद्र सिंह गुर्जर नाम का एक सिपाही है जो
डंपर से रुपये लेते हुए कैमरे में कैद हुआ था और कल ये वीडियो वायरल हुआ था और इसी वीडियो की तस्दीक के आधार पर रविंद्र सिंह गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा दो जो अन्य पुलिसकर्मी हैं जो सट्टे के अड्डे पर जाकर जुआरियों से रुपये लेते हुए नजर आए हैं, ये ग्वालियर थाने के प्रवेंद्र तोमर और सुभाष गर्ग नाम के दो सिपाही हैं जो ग्वालियर थाना क्षेत्र के चंद्रनगर इलाके में शमशान घाट के पास जो जुए का अड्डा चल रहा था उन जुआरियों से लगातार वसूली करते थे। आसपास के लोगों ने कल इनका एक वीडियो रुपये लेते हुए बनाया और वो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया और ये गुहार लगाई कि इन सटोरियों से जुआरियों से लोग परेशान है इलाके के। तो ये दो वीडियो 24 घंटे में सामने आए और उसके बाद एसपी ने इस पर तुरंत संज्ञान लिया और दोनों वीडियो में दिखने वाले तीनों जो सिपाही हैं उनको निलंबित कर दिया है। इनके खिलाफ विभागीय जांच भी की जा रही है। आगे इनकी वेतन वृद्धि सहित तमाम अन्य जो कार्रवाई होनी है विभागीय वो कार्रवाइयां भी होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए थे, विस्तार से उन्होंने जानकारी दी। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, बालाघाट से बड़ी खबर मिल रही है। अंतरराज्यीय साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है। 20 करोड़ का यह साइबर फ्रॉड है। आईबी और 18 राज्यों की जांच एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। बालाघाट पुलिस ने यह खुलासा किया है। एसपी अभिषेक तिवारी ने इसकी जानकारी दी है। देश भर में 700 संदेही इस नेटवर्क में अब तक सामने आए हैं। फिलहाल 8 आरोपी गिरफ्तार हैं। 2 आरोपी बालाघाट, 4 झारखंड, 2 आरोपी आंध्र प्रदेश के। बालाघाट में पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से कई क्रेडिट कार्ड मिले हैं, 300 से ज्यादा मोबाइल मिले हैं, 10 लाख की नकदी, 30 से ज्यादा बैंक खाते मिले जिन्हें फ्रीज कर दिया गया है। 75 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड इनके पास जब्त हुए हैं। गलत पते पर मोबाइल बुलवाकर फर्जी पते पर ये भेज दिया करते थे। बैंक अकाउंट बंद करने की धमकी देकर ओटीपी मंगवा लिया करते थे। अब तक 20 करोड़ की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया और ये बढ़ेगा। 2 दिन पहले बालाघाट पुलिस ने मोबाइल की फर्जी खरीद फरोख्त में 2 आरोपी गिरफ्तार किए थे। भटेरा के रहने वाले मनोज राणा, किरनापुर का रहने वाला हुकुम बिसेन, ये गिरफ्तार हुए थे। इनके कब्जे से 7 लाख की नकदी, 74 मोबाइल जब्त हुए थे। और सहयोगी प्रतीक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक के पास आपको लिए चलेंगे। प्रतीक, ऐसा लग रहा है कि अभी सिर्फ ये मामले की शुरुआत है। हाल फिलहाल में रेमडेसिविर नेक्सस के बाद बालाघाट या मध्य प्रदेश से ये जो फ्रॉड का मामला है ये फिर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बनेगा। प्रतीक, देखिए ललित, आपको बता दूं कि बड़ी सफलता हाथ लगी, चूंकि कहीं ना कहीं इसमें आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो भी लगातार एक्टिव था और 18 राज्यों की जो खुफिया जांच एजेंसियां हैं वो इस नेटवर्क में लगातार जुटी हुई थी। और बीते 2 दिन पूर्व जिस प्रकार से बालाघाट पुलिस ने 2 आरोपियों को फेक मोबाइल फोन्स और 7 लाख रुपए नकदी के साथ बरामद किया था, तो वो भी इस नेटवर्क से पाए गए। बहरहाल अब तक इस पूरे गिरोह में 700 संदेही सामने आए हैं और ईडी ने भी कहीं ना कहीं इस मामले में दखल दी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इस मामले में कहीं ना कहीं दखल दे सकता है, क्योंकि मामला मनी लॉन्ड्रिंग से भी यहाँ पर जुड़ा हुआ अब तक पाया जा रहा है। जो भी हो, इस पूरे नेक्सस में ऐसे भी लोग शामिल हैं जो या तो बैंक के कर्मचारी रह चुके हैं, जो क्रेडिट कार्ड के सेक्शंस को डील कर चुके हैं, जो कि बड़ी ही होशियारी से इस पूरे नेक्सस को चलाया जा रहा था। 20 करोड़ का तो अब तक प्राथमिक रूप से खुलासा हो पाया है कि इतना बड़ा ये नेटवर्क इतना फर्जीवाड़ा कर चुका है। बड़ी होशियारी से फ्लिपकार्ट की जो कमर्शियल साइट है उसका उपयोग किया जाता था। बैंक खाता फ्रीज हो जाएगा उसका दबाव डाल के ओटीपी मंगाई जाती थी। जो भी क्रेडिट कार्ड यूजर्स हुआ करते थे उनके क्रेडिट कार्ड को कहीं ना कहीं यहाँ पर उपयोग में लाया गया, फर्जी ट्रांजैक्शंस यहाँ पर किए गए। तो एक बहुत बड़ी और लंबी कहानी है इस पूरे मामले में, आपको बता दूं ललित, लेकिन फिर भी एक बड़ी सफलता बालाघाट पुलिस को मिली है। और जिस प्रकार से इंटेलिजेंस की टीमें भी 18 राज्यों पर एक्टिव थी, तो समझ सकते हैं 700 संदेही यानी एक बहुत बड़ा नेक्सस जो है पूरे भारत भर में ये फैला हुआ है, जिसकी शुरुआत और इसका खुलासा बेशक मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से हुआ है। आंध्र प्रदेश भी हो या फिर अन्य राज्य हो, वहां पर अब तक आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं जो कि मुख्य कर्ता थे इस पूरे नेक्सस के, लेकिन जो इनके साथी हैं जो करीब 700 की संख्या में हैं, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा और एक बड़ी सफलता हम कह सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए थे और जिस विस्तार से उन्होंने जानकारी दी, बिल्कुल आसान तरीके से कठिन शिकार करने का ये पूरा नेक्सस है। बहुत दिलचस्प ये पूरा मामला निकलता है। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद बड़ा अपडेट रायपुर से आपको बता दें, नया शिक्षा सत्र आज से शुरू हो रहा है। तो आज से नया शिक्षा सत्र शुरू होगा, लेकिन स्कूल जो होंगे वो केवल शिक्षकों के लिए खुलेंगे। बच्चों की घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस होंगी। मोहल्ला क्लास के जरिए भी बच्चों की पढ़ाई करवाई जा सकेगी। बच्चों को ड्रेस और किताबें भी दी जानी है। घर घर जाकर किताबें बांटने के निर्देश दिए गए हैं।
तो आज से नया शिक्षा सत्र छत्तीसगढ़ में, और केवल शिक्षकों के लिए स्कूल खुल सकेंगे। मतलब स्कूल जाने की जो परमिशन है वो सिर्फ शिक्षकों को है। बच्चों के लिए बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जाएंगे। घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस, जहां ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा नहीं है, मोहल्ला क्लास के जरिए बच्चों की पढ़ाई होगी। बच्चों को ड्रेस और किताबें बांटी जानी है। घर घर जाकर बच्चों को ड्रेस और किताबें बांटी जाएंगी। इस तरह के निर्देश पहले ही दे दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में आज से नया शिक्षा सत्र। मोहल्ला क्लास और ऑनलाइन क्लासेस लगातार वैसे ही जारी रहेंगी। शिक्षकों को लेकिन स्कूल पहुंचना होगा। ड्रेस और किताबें बच्चों को बांटी जानी है। उनका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन वो भी घर घर जाकर होगा। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, आज से नया शिक्षा सत्र। जी ममता, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आज से नया शिक्षा सत्र क्या कुछ नजर आएगा? देखिए, आज से स्कूल एक तरह से कहें कि नया शिक्षा सत्र शुरू हो रहा है। साथ ही स्कूल भी एक तरह से खुलेंगे, लेकिन केवल टीचर्स जो है वो इसमें बैठेंगे। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी और जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, पहले ही जिस तरीके से शिक्षा विभाग ने मोहल्ला कक्षाएं शुरू की है उसके सहारे वो पढ़ाई करेंगे। प्रवेश प्रक्रिया के साथ ही आज से यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तकें भी दी जाएगी। इसके साथ ही पाठ्य पुस्तक निगम ने ये भी आदेशित किया है कि शिक्षा विभाग जो है, जो जहां तक जो बच्चे नहीं पहुंच सकते हैं स्कूलों में, उनके घर घर जाकर किताबें पहुंचाई जाए ताकि उनकी पढ़ाई जो है वो किसी भी तरीके से प्रभावित न हो। तो बच्चों के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के साथ ही किताबों का वितरण भी आज से शुरू होगा। उनके घरों तक भी पुस्तकें बांटने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि बच्चे कब से स्कूल में आएंगे, इसको लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभी इसको लेकर कोई आदेश नहीं है क्योंकि कोविड का समय है। और लेकिन ये जरूर है कि पढ़ाई प्रभावित न हो करके आज से ऑनलाइन कक्षाएं फिर से शुरू होंगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। खबर रायपुर से। अनाथ बच्चों की निगरानी की जाएगी, अनाथ बच्चों की देखभाल की जाएगी और ये जिम्मेदारी होगी बाल आयोग की। बाल आयोग अनाथ बच्चों की जानकारी जुटा रहा है। जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी, कोरोना से 25 बच्चों के अनाथ होने की पुष्टि भी अब तक हुई है। बाल आयोग ने बच्चों की पूरी जानकारी लेकर 8 बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी बाल कल्याण समिति को सौंप भी दी है। खबर भोपाल से। 8 महीने से रुकी 34 लाख मीट्रिक टन धान की मिलिंग शुरू होगी। मिलर्स की मांग पर दोगुनी की गई है प्रोत्साहन राशि। 50 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। चावल की क्वालिटी को लेकर शासन और मिलर्स के बीच जो विवाद चल रहा था वो आखिरकार खत्म हो गया। तो अब धान की मिलिंग शुरू हो जाएगी। खुशखबरी, ग्वालियर से आज से पर्यटन स्थल खुलने शुरू हो गए हैं। सैलानियों के लिए किला और गुजरी महल आज से खुल रहे हैं। किले पर आज से लाइट एंड साउंड शो भी होगा। कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूर यहां पर करना होगा और कोरोना गाइडलाइंस के तहत ही ये स्मारक जो है वो खोले जाएंगे, पर्यटन स्थल। और खबर भोपाल से। ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है। भोपाल के ग्रामीण इलाकों में 18+ वालों में केवल 18% वैक्सीन लगी है। शहरी इलाकों में 18+ वालों में 49% वैक्सीनेशन हुआ है, जबकि ग्रामीण इलाके में 18%। वैक्सीनेशन का काम अभी लगातार चल रहा है और अब तक कुल 11 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। 11.50 लाख इन्हें वैक्सीन लगा दी गई है। वैक्सीनेशन को लेकर जो अफवाहें फैली हैं उसकी वजह से धीमी रफ्तार है, ऐसा शुरुआती तौर पर प्रशासन को लगता है। अब ग्रामीणों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। खबर भोपाल से। कृषि मंत्री कमल पटेल ने घायलों की मदद की है। अपनी गाड़ी से अस्पताल इन्हें पहुंचाया कमल पटेल ने। दरअसल घायल हो गए थे 2 युवक। कमला पार्क के पास यह हादसा हुआ था। 2 युवक जख्मी हो गए थे और कमल पटेल यहां से गुजरते वक्त जब उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया। एक एक्सीडेंट में घायल युवक को अस्पताल पहुंचाते हुए कमल पटेल मंत्री जी।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।